कल बच्चों हमने क्या सीखा था कि इक्वेशन जो है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड हमने देखा था बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है। आज हम दूसरे मेथड्स और देखेंगे कि हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे इजी मेथड से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुत ही इजी मेथड से, और उस मेथड का नाम है बाई फैक्टराइजेशन। बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके, बाई फैक्टराइजेशन। तो ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टराइजेशन क्या है ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। वही फैक्टराइजेशन है जो आपने क्लास 9th में ये पढ़ा हुआ है। हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हमें करना है। तो देखो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, अब ध्यान देना बच्चों, लिख देते हैं हम ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं किससे हम सीख रहे हैं, बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो बीच वाली टर्म है ये 5x, इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। और इसको दो पार्ट्स में बच्चों ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं कि कुछ चीज़ें सेटिस्फाई हों। जैसे कि इस 5 के इधर और इधर वाली टर्म देखो, एक्स स्क्वायर के साथ है 2 और कांस्टेंट है 3, तो इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 बच्चों कितना हुआ 6। तो आपको ऐसी दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 दें और ऐड करने पे -5 दें। ऐड करने पे बच्चों क्या दें आपको, -5, और मल्टीप्लाई करें क्या बच्चों, मल्टीप्लाई करें तो आपको दें 6, 3 2 6। इस वाले तरीके को हम 2-3 बार आपको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो एडिशन क्या है, नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉजिटिव। तो दो टर्म को अगर मैं ऐड करूं, दो टर्म्स को ऐड करूं तो आंसर मेरा नेगेटिव आना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट करूं बच्चों तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो नंबर कैसे हो सकते हैं, पहले आप हमें ये पता नंबर नेगेटिव होंगे भैया फिर तो। हाँ, तो बच्चों 4 वे हो सकते हैं, टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हों या दोनों नंबर नेगेटिव हों, या पहला नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नंबर नेगेटिव हो, या पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव हो। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इनका सम क्या आएगा बच्चों, सोच के बताओ जरा, और प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर को ऐड करने पर भी कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कैसा नंबर आएगा बच्चों, पॉजिटिव। दो नंबर नेगेटिव तो उनको ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा उसका, और प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव छोटा है तो सम क्या आएगा, पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव। और अगर मान लो नेगेटिव नंबर बड़ा है तो सम नेगेटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव। इसको ना हम एक जगह लिख के बता देते हैं आपको। इससे ना आपको आसानी रहेगी किसमें, फॉर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो नंबर सोचने पड़ते हैं। हमें क्या करना होता है, दो नंबर सोचने पड़ते हैं। तो ये नंबर 1, नंबर 2, और ये हमें पता होना चाहिए कि उनका सम कैसा है, उनका प्रोडक्ट कैसा है। तो बच्चों इस पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। तो क्या हो सकते हैं केसेस, दोनों का सम भी पॉजिटिव आया प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया, तो नंबर सोचना है कि नंबर कैसे रहे होंगे। या फिर सम पॉजिटिव आया प्रोडक्ट नेगेटिव है, या सम नेगेटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है,
या सम भी नेगेटिव और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो वो नंबर कैसे रहे होंगे ये हमें सोचना है। देखो दोनों नंबर को ऐड करने पर अगर सम पॉजिटिव आता है और प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है। जब मेरे दोनों पॉजिटिव नंबर हो उन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। मतलब इस पे फोकस करो, अगर ये पॉजिटिव है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं। प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या है बच्चों, या तो दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं। तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो सम मेरा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, यस, तो दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव रहेंगे। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि दोनों नंबर एक जैसे हैं और वो नेगेटिव हैं। और जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो यानी कि एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है। इस केस में अगर सम पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है और नेगेटिव नंबर छोटा है। अगर सम नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नंबर बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है। इस चीज को हम फिर से समझेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, 2x² माइनस 5x प्लस 3। लिख लेते हैं हम आपके लिए, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसमें क्या करना है बच्चों, आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन में ये जो 5x है ना, इसको आपको दो पार्ट में तोड़ना है और वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए। कैसे, यहाँ पे आप मन में सोचोगे, ये वाली चीज आपको रफ पे करनी है, ये जो लाइन के बाद में हम जो लिख रहे हैं 3 इंटू 2, यानी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इसका 2 इंटू 3 यानी कि 6, और सम क्या होना चाहिए बच्चों आपका -5। तो देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी कि दोनों नंबर एक जैसे हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं। और सम नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर आपके नेगेटिव हैं, यानी -5 को आपको ऐसे तोड़ना है कि आपके दो नंबर नेगेटिव हों और उनकी मल्टीप्लाई 6 हो। तो 5 को आप कैसे तोड़ सकते हो, या तो आप -4 -1 में तोड़ सकते हो, या फिर -3 -2 में तोड़ सकते हो। -4 -1 में तोड़ूंगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, -2 -3 में तोड़ूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, यानी कि ये वाला तरीका सही है। तो फिर अगली लाइन में मैं क्या लिखूंगा, 2x² माइनस 5x को क्या लिखेंगे आप -3x -2x प्लस 3 = 0। ये वाली चीज़ बच्चों हो सकता है कि अभी ना आपको फैक्टराइजेशन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इसे बहुत डिटेल में देख लेंगे काफ़ी क्वेश्चनों से, तो हमें समझ आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया है, तो ये जो पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट एक जैसे बनने चाहिए अगली लाइन में। कैसे बनेंगे, इन दोनों में से बच्चों आपका x कॉमन आ सकता है, और x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा इधर 2x -3, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें बच्चों तो यहाँ पर भी क्या बचेगा मेरा 2x -3। चूंकि बच्चों 2x -3 दोनों में कॉमन है, 2x -3 दोनों में कॉमन है, तो आप 2x -3 क्या बचेगा, जो बचेगा उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2x -3 या तो ये 0 होगा या फिर x -1 भी 0 के बराबर होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x = क्या हो जाएगा बच्चों 3, और x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ से 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो x -1 = 0, और यहाँ से आ जाएगा x = 1, यानी कि x की वैल्यू या तो 1 होगी या 3/2 होगी। तो आंसर क्या आ गया, x = 1, 3/2, दो वैल्यूज आती थी ना बच्चों। तो आप देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो लगाओगे श्रीधराचार्य वाला, उससे भी आप निकालोगे तो यही आंसर आएगा, और फैक्टराइजेशन से भी यही आंसर आएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन से थोड़ा आसान होता है। देखो इसमें कितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ी है, बस हमें क्या करना है, हमें इस टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है, और ये दो पार्ट में सही टूटी है या नहीं वो पता चलेगा अगली लाइन से। अगर ब्रैकेट में
अगर ब्रैकेट में आपके एक जैसे नंबर बने यानी कि आपकी सही सही आपने ब्रेक किया। अगर एक जैसे नंबर नहीं बने तो इसका मतलब यह है कि आपने सही से तोड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लो। 30 सेकंड हम देते हैं और इसी पर हम फोकस करेंगे आज। ठीक है, जल्दी से करो बच्चों, 30 सेकंड्स। नोट कर लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा ना फैक्टराइजेशन की हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6x² - x - 2 = 0। 6x² - x - 2 = 0। तो इसके लिए भी बच्चों हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रफ पे जाएंगे। हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए 6 × -2 यानी 6 × -2 दैट इज -12। और सम कितना होना चाहिए बच्चों? सम होना चाहिए -1। तो इस -1 को ऐसे मुझे दो नंबर में ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट -12 आए। अब देखो प्रोडक्ट -12 है, इसका मतलब क्या है, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। और सम -1 है, इसका मतलब नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है। तो -1 में कैसे तोड़ सकता हूं? 1 आए तो देखो -1 में कैसे तोड़ा जा सकता है। 1 के डिफरेंस से देखो -2 + 1, या फिर थोड़ा और बढ़ाओ -3 + 2, या और बढ़ाओ -4 + 3। इसका प्रोडक्ट देखो -2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आया, यानी कि ये नहीं है, हमें तो -12 चाहिए। -3 में 2 से मल्टीप्लाई तो -6 आया, ये भी नहीं है। -4 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, यही हमें चाहिए। तो कैसे ब्रेक होगा बच्चों ये? -x को हम लिखेंगे -4x और +3x, प्लस के बच्चों 3x, -2 = 0। ये फैक्टराइजेशन बच्चों आपको ढंग से करना है। इन दोनों टर्म्स में मैंने क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है और 2 भी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लिया तो 2 कॉमन आया तो ये बचा 3, x कॉमन आया तो x बचा -2। और इसमें से भी बच्चों मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या बचा? 3x - 2। जब मेरे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ बचे, इसका मतलब यह है कि मैंने जो ब्रेक किया है वो सही ब्रेक किया है। अगर ये दोनों में सेम नहीं आता तो मैं देखता मैंने कुछ गलत सोचा है, यानी कि मुझे फिर से चेक करना है। 3x - 2 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा? 2x - 1। जब ये वाली चीज़ आ जाएगी तो आपको क्या करना है? दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करना है। 3x - 2 = 0 और 2x - 1 ऑल्सो = 0। तो यहाँ से क्या हुआ? 3x = 2, x = 2/3। यहाँ से क्या हुआ? 2x = 1, x = 1/2। तो ये बच्चों आपकी x की वैल्यूज़ आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार नोट करो। 30 सेकंड हम देते हैं इसको भी नोट करने के लिए। ये थोड़ा ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस वाले, ताकि ना आपको फैक्टराइजेशन करना समझ आए। नोट करो बेटे।
हो गया बेटा? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो 3x² माइनस 2 √6 प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2 √6 प्लस टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम सोचेंगे बच्चों, प्रोडक्ट क्या आए, दो नंबर्स कैसे हों कि उनका प्रोडक्ट आए। देखो इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 × 2 6 आए। और बच्चों उनका सम कैसा आना चाहिए, -2 √6। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव। इसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों एक जैसे हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। सम नेगेटिव है, इससे पता चला कि दोनों नंबर नेगेटिव्स हैं। तो दोनों नंबर नेगेटिव्स हैं, तो इसको मैं अगर -√6 और -√6 में जो तोड़ दूं तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √6 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 √6। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसको ऐसे ही तोड़ देना है, 3x² माइनस √6 इंटू एक्स। एक्स देखो बाहर है अंडर से, माइनस √6 इंटू एक्स, तो बाहर है इसीलिए मैंने डॉट लगा दिया है कि मल्टीप्लाई हो रही है इन दोनों की, ये दिखाने के लिए। अब पहले नंबर में बच्चों मैंने क्या किया, कितना कॉमन में ले सकता हूं ये देखते हैं हम। पहले नंबर में मैं इस √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोच के देखना। ये जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3x। 3 को हम लिख सकते हैं बच्चों √9। देखना जरा यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं इसको, √9। देखो 3 को मैंने क्या लिखा है, 3 इक्वल टू अंडर में लिखा है 3 × 3, यानी कि √9। थोड़ा सा इसको और अच्छा सा कर देते हैं पहले, इंटू √x माइनस √6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस √9 में से √3 में कॉमन ले सकता हूं बच्चों, √3 में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो कितना बचेगा, और x कॉमन लिया, तो देखो √9 में से √3 बाहर, तो √3 बचा, और x² में से x बाहर तो x बचा। इस √6 में से √3 बाहर, तो क्या बचा बच्चों, ठीक है, और x से x बाहर तो कुछ नहीं बचा। और इसमें से बच्चों देखो इस 2 को भी मैं वैसे ही लिख सकता हूं, देखना आप जरा, √2 करके, तो ये हो जाएगा √2 × 2, यानी √4 हो जाएगा। ये √4 में से √2 बाहर लिया मैंने, तो √2 बाहर लेंगे तो ये क्या बचेगा, √3 × x, माइनस का नंबर लिया है बाहर तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं। इसको मैंने लिखा है √2 × 2। 2 को क्या लिखा, अंडर लगा के 2 × 2 लिखा है, और √6 क्या है, ये है √3 × 2। तो इन दोनों में से √2 बाहर लिया है। ये आप रफ के लिए आप समझ लो, अगर आपको ये लिखना है कि कैसे बाहर लिया है। और इसको आप ना, अभी तो हमने करा दिया है, लेकिन आप इसको जब फिर से करो तो एक बार खुद से सोचना, ये वाला दोनों ब्रैकेट सेम आए यानी कि सही तोड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 × x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, देखो दूसरे ब्रैकेट में भी यही टर्म जैसी दिख रही है मुझे। जब दोनों टर्म एक जैसी हैं तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो गया मेरा इस टर्म का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, इस टर्म का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया मैंने, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे इसको, √3 × x, √2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा √2, x क्या हो जाएगा मेरा, √2 अपॉन √3, या फिर एक ही बार पूरा रूट लगा दो तो √2 अपॉन 3,
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आया, इसका मतलब क्या है, मेरे रूट रिपीटेटिव हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, आपके रूट्स रिपीटेटिव हैं, यानी इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। चलो बच्चों एक बार इसको जल्दी से लिख लो। थोड़ा ऊपर कर रहे हैं हम इसको स्क्रॉल, ताकि आपको और दिखाई दे सके। चलो तेजी से लिखो बच्चों। चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पे ये जो मेथड है ना बच्चों, ये कब वर्क करेगा, जब कम से कम एक रूट हो या फिर दो रूट हो। अगर आपके रूट्स रियल नहीं हैं तो इस मेथड से आप फाइंड भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके रूट्स रियल नहीं हुए तो आप फाइंड भी नहीं कर पाओगे फैक्टराइजेशन से। देखते हैं हम एक आध कोई और क्वेश्चन लेने का। ये वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन की हेल्प से बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये पांचों क्वेश्चंस जो हैं आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 1 का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो आज आपको अगली एक्सरसाइज करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले मैं खुद से क्या क्वेश्चन पूछूंगा, खुद से क्वेश्चन पूछूंगा मैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट करना होता है ए का और सी का, यानी ए है 1 और सी है -10। तो प्रोडक्ट है हमारा और सम होती है एक्स के साथ जो टर्म लिखी हुई है, यानी कि प्रोडक्ट नेगेटिव और सम भी नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव इसका मतलब यह है एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, यानी एक पॉजिटिव है, सॉरी एक नेगेटिव है। पॉजिटिव का नंबर एक, पॉजिटिव नंबर एक, नेगेटिव नंबर है। और सम नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है। तो 7 मुझे लाना है, 7 मुझे लाना है यहाँ पे सम में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज देखना बच्चों, आप सोचोगे -5 और -2, तो 5 और 2 7 हुए और 5 2 ज़ा 10, लेकिन ये इसमें फिट ही नहीं बैठेगा। देखो आप 5 और 2 को ऐड करोगे आप तो -7 और मल्टीप्लाई करोगे इनको तो क्या आएगा +10। तो -5 और -2 ये आपको लग रहा है लेकिन है नहीं, ये -5 -2 इसका, ठीक है। अच्छा ये एक्चुअल में ना हमने क्वेश्चन गलत उतार लिया। क्वेश्चन ये था, ये आपका एक्स स्क्वायर -3x है बच्चों,
तो फिर से मैं लिख देता हूँ, तो भैया -5 और +2 ले लेंगे इसके लिए, तो हो -5 जाएगा। और प्लस, हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, और 5x और 2x को ऐड करेंगे तो -3। ठीक है, x कॉमन पहली टर्म में, x -5 प्लस 2 कॉमन x -5। तो ये वाली आपको समझ में आ रही होगी, ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्टराइजेशन में बच्चों कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसमें हम ये मिडिल टर्म को दो डिफरेंट टर्म्स में लिखते हैं। ये 3x जो माइनस के हैं, इसको मैंने ये जो लिखा है बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन में, और इसी को हमें सोचना पड़ता है। हमने कल जो मेथड पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो मेथड हमने कल देखा था, क्या उसमें हमें कुछ भी सोचना पड़ता है? नहीं, उसमें तो बस आप धुआंधार करते जाओ, बस आंसर सॉल्व करते जाओ, वो खुद से हो जाएगा। यहाँ पे सोचना पड़ता है, और ये सोचना वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये आपका प्रैक्टिस से बढ़ेगा। हो सकता है कि शुरू में आपको दिक्कत हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि कैसे मैं इस बीच वाली टर्म को दो टर्म में तोड़ना है। इसमें फिर कॉमन ले लो तो x -5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x + 2 इक्वल टू 0। तो फिर अगली बार क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू 5, और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, और कम से कम ये वाली अब लाइन को लिखो आप, सेकंड को। इसके बाद का तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो ये खुद से, ये वाला आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिनका सॉल्यूशन बच्चों एग्जिस्ट करता है, रियल सॉल्यूशन, उसको फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करोगे, उसको फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों। भैया मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो बेटे। जब रूट के अंदर 0 होता है, आपने कल बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वो सॉल्यूशन निकलते हैं। हाँ बताया था। तो ना, जब रूट के अंदर 0 वैल्यू होती है, मतलब एक क्वेश्चन था थर्ड पार्ट वाला, उसमें मेरा एक ही निकला था, एक ही हाँ सॉल्यूशन निकला। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो 0 रहा होगा, यानी कि दो जो रूट्स हैं वो सेम रूट्स हैं। या तो मैं ये बोल दूं कि 2 रूट सेम हैं, या फिर मेरा सिर्फ एक ही रूट है। अच्छा भाई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो भैया 2 होते हैं ना। हाँ, तो या तो दो रूट सेम हैं, सेम बोलें या रिपीटेटिव बोलें, बात समझ आई? मतलब जो x की वैल्यू आई है वो 2 बार, मतलब दोनों सेम ही है। दोनों सेम हैं, बिल्कुल बेटे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना ये वाला? हाँ भैया। ठीक बच्चों, अगला देखो। अब क्या करेंगे, हम बस एक लाइन बताएंगे ताकि ना आप थोड़ा सोच सको। अब सारे क्वेश्चन हम नहीं बताना चाहते। अब जैसे ये है क्वेश्चन 2x² + x - 6, हम इसको बताएंगे नहीं। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट को हम p लिख देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 2 × -6, यानी प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा -12, और सम आना चाहिए बच्चों देखो ये वाला, यानी कि +1। प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, और ये सम प्लस आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है। तो 1 के डिफरेंस पे आप दो नंबर सोचो, 2 और 1 सोच सकते हो, यानी +2 - 1, या फिर आप सोच सकते हो +3 - 2, या आप सोच सकते हो +4 - 3। ऐसे आप मन में सोचोगे, +5 - 4, इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो सम तो इनका 1 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई क्या ही -2, 3 2 -6, 4 2 4 3 -12। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली चीज़ है। यानी कि आप इस x को कैसे तोड़ोगे, +4x और -3x, +4x और -3x। अब ये वाली चीज़ तो बेटा मैं आपको बिना देखे ही बता सकता था बहुत तेज़ी से,
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से, ये जो मैंने सोचा ना, इस तरह से सोच सोच के आप पहले अराइव करो सही सॉल्यूशन पे, और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप सीधे ही बता दोगे कि इसके फैक्टर ये हैं। ठीक है बेटा। फिर देखो ये वाला खुद से ट्राई करना, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में हम बता देते हैं आपको। पहले आप एक बार इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, 8 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई करने पे इस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब इस इक्वेशन के लिए निकाल पाओगे आप? हाँ भैया। सम आना चाहिए आपका -8 और प्रोडक्ट आना चाहिए 16, तो -4 और -4 हो गए। -4 की -4 में मल्टीप्लाई तो 16, और -4 और -4 को ऐड करूंगा तो -8। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखो, सम कितना आना चाहिए, -20, और प्रोडक्ट आना चाहिए 100। तो 100 आने के लिए 10 और 10 देखो, -10 और -10 -20, और प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों कितना, 100। 10 -10 का 100 हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे एक बार? ठीक। फिर इसके बाद ना हम आपको एक ऐसा भी, इस डायमेंशन में आप सोचना, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आप उसके रूट फाइंड नहीं कर पा रहे, फैक्टर फाइंड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप पहले रूट सोच लेना। आप क्या करना बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट आप पहले ही पता कर लेना। आपको मैं चालाकी वाली बात बता रहा हूं अब, ठीक है, कि कई बार मान लो कि इसी का मैं नहीं निकाल पा रहा, तो इसके रूट मान लो मैं बता दूं आपको तो कितने आएंगे, या इसी का देखो, मान लो कि मैं नहीं सोच पा रहा कि इसके रूट्स क्या थे, तो इसको ना मैं आपको डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। इसका रूट एक क्या है, 5, और इसका एक रूट -2 है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करता तो मुझे ये वैल्यूज पता चलती या नहीं चलती, बताओ बेटा? पता चल जाती। तो आप इसी से इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन कैसे लिखोगे, x + x = 5 है ना, तो 5 को इधर ले जाओ, यानी x - 5, और 2 को इधर ले जाओ, x + 2। तो कुछ इस तरह के आपके फैक्टर्स आने चाहिए, -5 और 2 जैसे, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और देखो अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वही इक्वेशन बन जाएगी। पहली टर्म की पहली टर्म में मल्टीप्लाई x², पहली टर्म की दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई 2x, पहली टर्म की मतलब दूसरी टर्म की पहली टर्म में मल्टीप्लाई, और दूसरी टर्म की दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई। तो देखो अगर मैं रूट्स निकालने के बाद उनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इक्वेशन ही मिल जाती है। तो क्या आप इससे फिर ये लाइन सोच पाओगे, फिर इससे ये लाइन सोच पाओगे? मतलब इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपसे कोई बोले कि नहीं भाई हमें तो चाहिए फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही, लेकिन कभी आप फैक्टर ना सोच पाओ, ऐसा होगा कभी कि आप फैक्टर नहीं सोच पाओगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले सॉल्व कर लोगे। आप पहले उसका आंसर निकाल लोगे, फिर आंसर से रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से आप क्या कर लोगे, उसके ये फैक्टर जो है ना, फैक्टराइजेशन वाली स्टेप में जो फैक्टर्स हैं वो पता चल जाएंगे आपको। ठीक है, कभी करके देखना इसको। ये हमने आपको थोड़ा सा सोचने के लिए कुछ चीज़ दी है। तो बच्चों ये पांचों क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं बेटा, फैक्टराइजेशन से। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर आज हम नहीं बताएंगे, आज बस आपको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है x² + 4x - 5, तो कैसे करें इसको, x² + 4x - 5 को? तो आप इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस 4 को अगर मैं तोड़ दूं +5x और -x में, तो देखो +5 में -x जोड़ा तो +4x हुआ, और 5 और 1 की मल्टीप्लाई की तो -5 हुआ। तो आपको पता चल जाएगा कि इस 4x को तोड़ना है 5x और -x में। तो आपको यही सोचना है बेटा। आज सारे जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो ना, आपको कैसे करने हैं सॉल्व,
यानी अगली एक्सरसाइज जो भी है वो भी आपको कैसे सॉल्व करनी है बच्चों? इसी टाइप से जैसे मैंने फैक्टराइजेशन। कल किया था, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व किए थे, आज फैक्टराइजेशन से सारे मेथड करने हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। लेकिन आप इसमें देखोगे कि कहीं कुछ जगह पे जाके ना आपके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, कुछ जगह जाके आप देखोगे कि आपके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि आप सोच पाते हो या नहीं। जैसे 5 2 10, यानी दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करूं तो -10 आए और सम करूं तो -6 आए। तो इसमें आप देखना, या मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। देखो इसमें प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 5 इंटू -2, ये 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 हुआ तो कितना हुआ? ये -10, और सम आना चाहिए -6। यानी दो नंबर मेरे कैसे होने चाहिए बच्चों? जिनका प्रोडक्ट -10 है, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जिनका सम -6 है। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे तोड़ सकता नंबर नेगेटिव है, हूँ -7 + 1, या फिर -8 + 2, या -9 + 3, या -10 + 4। अब यहाँ पे आप देखो, मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई क्या आया? -7, इसका कितना आया? -16, इसका -27। देखो इन दोनों के बीच में ही -10 पड़ता कहीं पर, तो ना तो ये है और ना ही ये है। तो आप यहां पे देखोगे कि फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो गया, यानी फैक्टराइजेशन से हर किसी के फैक्टर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन आपके काम आएंगे? भैया माइनस तो आएगा ना। क्या चीज? 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो ये तो आ सकता है ना। लेकिन उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 आंसर आएगा, लेकिन हमको प्रोडक्ट जो चाहिए -10 चाहिए, नहीं हो सकता इससे। सोचना खुद समझ में आएगी ये वाली बात, सोचोगे ना तब खुद समझ आएगी ये वाली बात। अभी ऐसा लग रहा होगा शालू की जो बात है मैं समझ रहा हूँ, अभी इसने ट्राई नहीं किया है ना वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड, तो अभी इसको लग रहा है कि एक ही चीज ही तो है। लेकिन जब ये देखेगी तो दो नंबर को दो चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि सम भी सेटिस्फाई करे और प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई करे। तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना। उससे निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक जो फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप निकालोगे और फिर आपको पता चलेगा। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ ज्यादातर मैं उन्हीं का फैक्टराइजेशन कर सकता हूं जिनमें ये जो अंडर रूट के अंदर नंबर आ रहा है, यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² - 4ac की वैल्यू, ये होल स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों? ये नंबर क्या आ रहा हो? होल स्क्वायर। इसमें देखो अंडर रूट 19 है, क्या 19 किसी नंबर का होल स्क्वायर है? नहीं, तो नहीं बन पाएगा इसमें, है ना। अब देखना ये वाली चीज, मतलब मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं आपको, यू लर्न बाई डूइंग इट। जब आप खुद करोगे तो आपको खुद समझ आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, और जब आप इसको मतलब जब आप देखोगे कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तब आप ये नोटिस करोगे कि डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर नहीं होगा इसका, इसीलिए वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा, इसीलिए मेरे पास ऐसे नंबर में सोच नहीं पा रहा जो मेरी ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर दें, सम और प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करना बच्चों। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन वैसा नंबर सोच नहीं पाओगे। कैसा नंबर नहीं सोच पाओगे बच्चों? जिसका प्रोडक्ट कितना हो 4 × 5 यानी कि 10 हो और सम -6 हो, सम +3 हो। ये है ना बेटा इक्वेशन। तो +3 का इसको आप दो तरह से तोड़ोगे, या तो +2 हो और ये +1 हो, या +1 +2। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। +3 0 कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 और 1 2, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 20। कितना चाहिए? 20। ये भी कितना चाहिए? या 0। तो आप देखोगे कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब आप इसको श्रीधराचार्य लगाओगे इसमें, तो देखोगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रही है,
यानी कि रियल रूट एक्स। मैंने क्वेश्चंस किए थे ऐसे, उसमें आ रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो मैंने उनको लिख दिया था कि इसमें उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रियल रूट होगा नहीं इसका। हाँ भैया मेरा भी आ रहा था। तो जब रियल रूट आएगा ही नहीं तो क्या आप फैक्टराइजेशन से पता कर पाओगे? नहीं। तो फैक्टराइजेशन से पता नहीं कर पाते हैं। बात समझ आई नहीं आई? हाँ भैया। ठीक है, चलो ये वाली चीजें आज आपको करनी है, यानी कि फैक्टराइजेशन आपको लगाना है। आप जितनी भी जगह लगा सकते हो सब क्वेश्चनों पे लगाना। मतलब जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस चैप्टर में दिखाई देंगी, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना और लिख के सोचना कि क्या है फैक्टर। और फिर जब आप सोचते सोचते थक जाओ तब आप सोचना कि ऐसा तो नहीं है कि इसका एग्जिस्ट ही नहीं करती वो रियल। तो ये जैसे एग्जाम्पल में इसने इक्वेशन बनाई है ना, आप इसको भी सोच लेना बेटा, ठीक है? देखो जैसे ये वाली इक्वेशन है मेरी, है ना, तो इसमें सोचो नंबर फैक्टराइजेशन करके। तो देखो इसमें अंडर रूट के अंदर 556 है, होल स्क्वायर है, तो यानी कि इसके एग्जिस्ट करेंगे, रूट आप निकाल लोगे फैक्टराइजेशन की मदद से, ठीक है? तो आज आपको क्या करना है बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड से इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन कर सकते हैं वो करके सेंड करने हैं ग्रुप पर। आपको कहीं पर भी इक्वेशन दिख जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन आपको क्या करनी है बच्चों? फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि फैक्टराइजेशन कहाँ फेल होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होगी, वहां फैक्टराइजेशन काम नहीं कर पाएगा। तो जब आप एक दो बार मैं ना सोच पाऊँ ना, तो आप एक बार देख लेना कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है। अगर नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, और दूसरा नहीं हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा क्या है बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होल स्क्वायर नहीं आया, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होल स्क्वायर नहीं आया, तब भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो ये वाली चीज़ों को आप लगा के देखनी है, और अगर आपने आज नहीं लगाई तो आपको दिक्कत रहेगी। इससे आपको पता चल जाएगी कब आप फैक्टर कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो। और जब नहीं कर पाओगे तो आप आंसर, अगर आपको निकालना हो तो आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में आंसर क्या होगा? इमेजिनरी टाइप का होगा, या फिर आपका इरेशनल होगा, या फिर आपका इरेशनल होगा। इरेशनल कब होगा? इरेशनल मैं बता दे रहा हूं, जब अंडर रूट के अंदर जो नंबर आया, ये जो नंबर होल स्क्वायर नहीं है, ये बच्चों होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। नहीं भाई। तो ये अंडर रूट के अंदर ही बैठा रहेगा ये नंबर। तो अंडर रूट के अंदर बैठा रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर जो होल स्क्वायर ना हो, तो इसको बोलते हैं बच्चों इर्रेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल। तो इर्रेशनल नंबर में आप रेशनल टाइप का फैक्टर नहीं देख पाओगे। और दूसरा, अगर अंडर रूट में आपका नेगेटिव नंबर आया तो ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में आप रियल रूट नहीं देख पाओगे। नहीं निकाल सकते। तो रियल रूट नहीं देख पाओगे तो फैक्टराइजेशन आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है बच्चों? तो आज आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लेकिन भैया अगर जो वो हमारा आया है हाँ। रूट के अंदर कोई मतलब इरेशनल नंबर, हम उससे निकाल तो सकते हैं ना, लेकिन हाँ, मतलब फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल सकते। हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। उसको हम कल सीखेंगे। फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन की जो लिमिटेशन है ना, यानी नंबर को सोच पाना, वो वाली लिमिटेशन हम अगले मेथड से खत्म कर देंगे। और एक मेथड से आप खत्म कर चुके हो, वो मेथड कल था, यानी कि कल वाले मेथड से तो आप आंसर बता ही दोगे कि आंसर ये है भाई हमारा, ठीक है? लेकिन फैक्टराइजेशन से नहीं, आप अगर नहीं आ पाएगा तो कोई बात नहीं, ना आए, ठीक है? फैक्टराइजेशन लेकिन बेटा बहुत ही ज्यादा इजी है। फैक्टराइजेशन सबसे आसान है, लेकिन सारी तरह की भैया नवंबर में हम लोग के एमसीक्यू वाले एग्जाम होंगे, तो वो कैसे होंगे एमसीक्यूज? एमसीक्यूज बेटा जैसा हम आपको पेपर देते हैं ना, उस तरह के पेपर से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और स्टडी इसीलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजन और वो जो लास्ट वाला एक क्वेश्चन हाँ भैया, केस स्टडी वाले। अच्छा एक चीज आप समझ लो, ये असर्शन और रीजन क्या होता है। असर्शन और रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं। स्टेटमेंट पहला असर्शन, स्टेटमेंट दूसरा रीजन। इसके चार ऑप्शन होते हैं, असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन को सही बता रहा है। दूसरा ऑप्शन होता है असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन को ठीक नहीं बता रहा। तीसरा ऑप्शन होता है असर्शन गलत है, रीजन सही है। चौथा ऑप्शन होता है असर्शन गलत है, रीजन सही है। समझ गए आप? तो इसका जो हाँ, सी और डी ऑप्शन है, तो आपने दिया था एक। हाँ, जिसमें सी और डी ऑप्शन है ना बेटा, वो बहुत आसान है।
जिसमें सी और डी है, यानी कि एक स्टेटमेंट अगर गलत है तो वो तो बहुत आसान है, जो स्टेटमेंट गलत है बच्चों वो बहुत आसान है। लेकिन ए और बी है उसको मैं आपको बता रहा हूं कि उसका क्या है, कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन को सही सही बताता है। या फिर दूसरा ऑप्शन, असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन को सही सही नहीं बताता। मैं आपको दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। पहला असर्शन में बोल रहा हूं कि जो लायन है वो ना मीट खाता है, यानी कि वो एनिमल्स को खाता है। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बोला कि लायन ईट्स बफेलो, काओ और भेड़िया, बकरी, इन सारी चीज़ों को खाता है। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि जो लायन है वो कार्निवोरस है, लायन कार्निवोरस है। तो पहला जो स्टेटमेंट यानी कि असर्शन मैंने बताया, तो भाई लायन मैंने बोला कि बकरी को खा रहा है, तो खाता है या नहीं खाता है? हाँ भैया। यानी ट्रू है, यानी असर्शन ट्रू है। रीजन मैंने लिखा है कि लायन जो है कार्निवोरस है, ये भी ठीक है। तो अब पहले स्टेटमेंट को दूसरे की तरह से सोचो। लायन जो है वो बकरी को खाता है, फिर क्योंकि लायन कार्निवोरस है, तो ये बात सही सही बता रहा है या नहीं बता रहा? हाँ सही बता रहा है। तो इसका मतलब ये है असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को ठीक ठीक बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में बोलता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा बदल देता हूं। दूसरा कैसे बदला कि शेर जो है बकरी खाता है, असर्शन, और रीजन में लिख रहा हूं कुत्ते अजनबी पे भौंकते हैं। तो आप नहीं भैया, ये उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर रहा है, क्लेरिफाई नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ठीक हैं, देख रहे हो? पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक था, लेकिन सेकंड पहले को ठीक ठीक जस्टिफाई नहीं कर रहा, यानी नहीं कर रहा। रीजन असर्शन का रीजन नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, लेकिन जब एग्जाम में सोचोगे आप तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। और इसमें जो हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये आपको काम में आएगा। और जो लोग सिर्फ रट रहे हैं, यानी सिर्फ जो लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं ना, वो असर्शन रीजन नहीं बता पाएंगे, वो एमसीक्यू में उनको दिक्कत आएगी। लेकिन हमें ये दिक्कत बहुत ना के बराबर आएगी, क्योंकि हम हमेशा बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक है हम उसको इतना डिटेल में देखते हैं, और अगर हम इसी तरीके से समझेंगे तो हमारे फुल में से फुल मार्क्स आएंगे एमसीक्यू में। बस आप इतना करना कि हम जो वीडियो आपको बनाते हैं, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सारी वीडियोस। जब भी आप चैप्टर पूरा पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो मैंने वीडियो आपको पढ़ाई है ना, शुरू की कॉन्सेप्ट वाली, जैसे कि ये वाली वीडियो या इससे कल पहले वाली वीडियो, उसको अपना स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा चैप्टर खत्म होने के बाद ना रिवाइज कर लिया करो, ताकि आपको ना ये पता चलता रहे कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, क्यों हो रही है। तो एमसीक्यू में तो मदद मिलेगी, लेकिन असर्शन, रीजनिंग और आपका जो लॉजिक बिल्ड होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, उसमें आपको बहुत मदद करेगा ये। पूरी फिजिक्स हमने इसी तरह से पढ़ी है, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने इसी वे में पढ़ने की कोशिश की, और हम इसी तरह से मैथ को पढ़ रहे हैं। आप देखोगे ऑप्शनल जो टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यूज, रीजनिंग, केस स्टडी टाइप, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके इस तरह से पढ़ने से, क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है और उसका कारण क्या है। सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चों, और आप ये वाली चीज़ें जब एग्जाम में बैठोगे तब आप अप्रिशिएट करोगे कि भैया ने इतना अच्छे से बताया है कि मज़ा आ गया। ठीक है, चलो बेटा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वरना आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपको प्रैक्टिस करनी है फैक्टराइजेशन की, ठीक है? चलो बेटा। भैया बट ये ना, ये तो सीबीएसई वालों ने दो बोर्ड डाले, ये अच्छा नहीं किया है बेटा अच्छा है बेटा, ये अच्छा है। तुम लोग ना बेवकूफ हो, मानते समझते हो नहीं। 2 बार हुआ है तो पहली बार क्या हो गया, सिलेबस आधा आधा आएगा। आधा सिलेबस रिवाइज करना आसान होता है कंपेयर टू पूरी बुक। ठीक है भैया, बट बहुत लोड पड़ जाएगा। क्योंकि स्कूल वाले एग्जाम भी हो रहे हैं, जैसे वो नॉर्मल ईयर में होते हैं, और ये भी होंगे, टीचर ने बोला। मैं एक चीज़ बता दूं, ये बहुत आसान है। लोगों बच्चों को अगर लग रहा है तो वो बेवकूफ़ हैं बच्चे। अगर उनको लग रहा है कि 2 पार्ट में तोड़ा गया है तो उनके लिए घटिया किया गया है, उनके लिए इनफैक्ट बहुत अच्छा किया गया है। और दूसरी बात यह है कि लोड की अगर बात है ना, तो 10th क्लास में कुछ लोड नहीं है। आप 11th में जाओगे तब देखना कि कितना और पढ़ना होगा,
और 12th में आओगे तो तब पता चलेगा कि कितना और पढ़ना होगा। ये तो बस आपको 11th और 12th के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप 11th और 12th के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों में कुछ लोड नहीं है, जितना किताबें पतली पतली किताबें हैं, थोड़ी देर में अगर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन वो बार बार पढ़ोगे तब रिवाइज होगा ना, और उल्टी पुल्टी चीज़ों में पढ़ते रहोगे तो फिर टाइम लगेगा। सही चीज़ पढ़ो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, लेकिन सही चीज़ पढ़ो, ठीक है। और बहुत आसान है, इसको ऐसे मत समझो कि बोर्ड ने खराब किया है, अच्छा किया है बच्चों के लिए, आप लोगों पे इतनी दया की है। कोविड का फायदा आप लोगों को मिल रहा है सबसे ज़्यादा। चलो ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछो इससे रिलेटेड। और बोर्ड तक यार आपकी बहुत प्रैक्टिस करा देंगे, जितने भी चैप्टर आ रहे होंगे आपकी उंगलियों पे, ऐसे उंगलियों पे आप ऐसे आंसर करोगे यार सारे क्वेश्चंस को। और पहला एमसीक्यू है, एमसीक्यू में फुल से फुल मार्क्स आना बहुत आसान होता है अगर आप सही पूरा करके आ रहे हो तो 100 में से 100 मार्क्स, 100% मार्क्स आएंगे। चलो बेटा ठीक है, क्लास फिर यहीं पर रोकते हैं। आज प्रैक्टिस करनी है कौन सी, फैक्टराइज। चलो बेटा फिर ठीक है, ओके, बाय बाय।